हेलो एवरीवन। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें हमारे हीरो जियांग पेलिन को ही दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट है। असिस्टेंट उसे एक लड़की का ही बता रहा था कि आपने जिसे तलाश करने को कहा था ना, वो तो अब्रॉड से यहाँ पे वापस आ चुकी है और उसके साथ 4 साल का बेटा भी है। अभी तक इसे भी किसी जासूस से ही पता चला था। इन्होंने ना तो उसकी शक्ल देखी होती है और ना ही उसके नाम का पता होता है। ये तो वो सुन के एकदम सरप्राइज रह जाता है कि वो 4 साल का बेटा मेरा ही होना। और तभी इसी के साथ ही 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की ग्रैंडमा इसे एक ब्लाइंड डेट पे जाने को बोल रही थी, पर ये मना कर देता है कि मैंने नहीं जाना। और यहीं पे काफी ज्यादा इसने ड्रिंक भी कर ली थी, जिसके बाद ये तो एकदम टुन्नी हो जाता है। अब यहीं पे ही हम हमारी फीमेल लीड यूजिन को भी देखते हैं, जो कि किसी से भाग रही थी और भागते भागते अचानक किसी के रूम में ही आ जाती है। सो बस फिर क्या था, दोनों ही ढूंढते इनका तो वन नाइट स्टैंड ही हो जाता है। अब इतना ज्यादा अंधेरा था, दोनों ने एक दूसरे की शक्ल देखी ही नहीं होती। इधर फिर हमारी फीमेल लीड को ही दिखाया जाता है, जो कि अब अपने 4 साल बेटे फेफे के साथ ही वापस आ चुकी थी, जो कि इनसे यही कह रहा था कि आप यहाँ पे बाबा को ही ढूंढने के लिए आई हैं ना, कि आपको पता है कि वो कैसे दिखते हैं। तो ये उन्हें कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पता। इनके बीच प्यार की निशानी एक पेंडेंट ही था, जो कि वो भी गुम हो चुका, सो इसलिए इसे तो अब पता ही नहीं होता कि मैं उसे कैसे ढूंढूंगी। तभी यहाँ पे हमें टीवी पे ही हमारे हीरो को दिखाया जाता है, जिसे देख के अब फेफे तो यही कहने लगा था कि मम्मा, क्या यही मेरे बाबा है? देखिए इनकी शक्ल मुझसे कितनी मैच कर रही है। पर यहाँ पे मम्मी उसे कहती हैं कि नहीं बेटा, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, वो कितना रिच है, ये तो कभी भी तुम्हारा डैड नहीं हो सकता। और फिर इसे अपना ख्याल रखने का कह के खुद तो जॉब पे ही जाने लगती है। यहाँ पे अचानक इसकी टक्कर फिर अपनी स्टेप सिस्टर आंटिन से भी हो जाती है, जो कि इसे देख के एकदम सरप्राइज कि क्या तुम अभी तक जिंदा थी। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि इसके एक्स बॉयफ्रेंड को चुराने के साथ साथ इसने तो इस पे एक घटिया इल्जाम लगा के फिर इसे मारने की भी कोशिश की थी, पर ये तो जिंदा रह गई, इसलिए अब उसका हैरान होना तो बनता ही था ना। ये लोग अब यहीं पे खड़े ही होते हैं कि इसका बॉस आ जाता है, जो कि इसे वाइन देने के साथ साथ ये भी कह रहा था कि जल्दी से क्लाइंट के पास जाओ, ये ना हो कि बहुत देरी हो जाए, फिर तो काम में भी मुश्किल ही हो जानी है ना। अब यहीं पे ही आंटीनी से धक्का दे देती है और इसका वाइन वाला गिलास सीधा जाके मिसिस लियू पे ही जाके गिरा था, जो कि कोई और नहीं, इन्हीं की क्लाइंट होती है। यहाँ पे वो तो इसे धक्का भी देने लगी थी। अब तभी इसे गिरते हुए फिर हमारा हीरो बचा लेता है। अब इसके क्लोज आने पे वो तो थोड़ा सा सरप्राइज रह गया था कि ये मुझे इतनी फैमिलियर से क्यों लग रही है। वो इससे पूछता भी है कि क्या हम पहले मिले हैं कभी, तो ये कहती है कि नहीं, पहले तो कभी भी नहीं मिले। वो तो फिर वहां से चला जाता है। अब यहाँ पे इसकी बेचारी की शामत तो अपने बॉस के हाथों ही आ जाती है कि तुम्हें पता है कि वही हमारे क्लाइंट थे और तुमने उन्हें ही नाराज कर दिया, अब तुम्हारा क्या बनेगा। साथ ही साथ इसे फिर खुद से शादी करने की ऑफर भी करते हैं कि अगर तुमने मुझसे शादी कर ली ना, कि तुम तो बहुत ही ज्यादा खुश रहोगी। अब ये उसे थप्पड़ी मार देती है कि एकदम ठरकी किस्म का बॉस। और साथ ही साथ अब इस वजह से बॉस ने उसे फायर ही कर दिया था कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। इधर ये बहुत ज्यादा परेशान होता है कि आखिर वो लड़की मुझे इतनी फैमिलियर से क्यों लगी थी। अब यहाँ पे तभी असिस्टेंट के थ्रू से पता चलता है कि ग्रैंडमा इसके लिए एक नैनी ढूंढ रही है। ये भी कह देता है कि ठीक है, जैसा करती है करती भी रहे, मुझे तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब तभी फिर हमें हमारी हीरोइन को ही दिखाया जाता है, जो कि कुछ लड़कियों को बातें करते सुनती है कि जियांग फैमिली ना एक नैनी की तलाश में है, कि उसके लिए हमें इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा और मंथली पे भी बहुत ही ज़्यादा है। अब ये सुन के ना तो यहाँ पे इसका दिल भी इंटरव्यू देने को करता है, इसलिए उसने वहाँ पे अप्लाई कर ही दिया था। एक और जगह पे भी इसने जॉब के लिए फिर अप्लाई किया होता है, जहाँ पे ये सिलेक्ट हो जाती है और फर्स्ट डे इसे लॉयर बन के किसी और के ऑफिस में नहीं बल्कि जियांग के ऑफिस ही जाना था। यहाँ पे असिस्टेंट उसे बताता है कि पिछली दफ़ा जो हमसे मिस्टेक हो गई थी ना, उन लोगों ने हम पे सू कर दिया, अभी थोड़ी देर में ही यहाँ पे लॉयर आने ही वाली होगी। अब जब ये फिर इसे देखते हैं ना तो एकदम सरप्राइज रह जाता है कि अरे तुम यहाँ पे कैसे आई हो। वो समझ रहा था कि इसका मेरे क्लोज आने के पीछे ना कोई तो रीजन जरूर ही होना है, वरना ये बार बार ऐसे मुझसे कैसे मिलने के लिए आ जाती है। अब ये कोइंसिडेंट तो हो नहीं सकता ना। वो इससे एक्सप्लेनेशन मांगने लगता है। ये उसे बताती है कि आज मेरा जॉब पे फर्स्ट डे है, सो इसलिए मैं अपनी जॉब पूरी करने के लिए आई हूँ ना, ये मत समझना कि मैं किसी और काम से आई हूँ। वो तो यहाँ पे इसे वहां से जाने को ही बोलने लगा था कि मैंने तुमसे कोई भी बात नहीं करनी, अपने बॉस से जाके कह देना कि वो किसी और ही लॉयर को भेजे। ये सुन के वो तो फिर बेचारी परेशानी हो जाती है। फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये तो फिर जियांग के यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आ चुकी थी। ग्रैंडमा ने फिर इसे सिलेक्ट कर लिया था।
अब सफाइयाँ वगैरह करके जैसे ही जाने लगती है ना, वहीं पे इससे पानी गिर जाता है और उसी से ही फिसल के फिर हमारे बॉस साहब भी गिरने ही लगे थे कि असिस्टेंट उसे पकड़ लेता है। अब ये एकदम गुस्सा कि यहाँ पे पानी किसने गिराया था। अब बाद में आंटी के हाथों तो फिर इस बेचारी की शामत आ जाती है कि तुम्हारी वजह से बॉस बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो रहे थे, ये तुमने क्या कर दिया, आज काम पे फर्स्ट डे था और तुम्हारी ऐसी हरकत। ऊपर से फिर ये भी आ जाता है कि अरे तुम फिर से यहाँ पे कैसे आ पहुंची, और साथ ही साथ इससे एक्सप्लेनेशन भी मांगने लगा था कि तुम इधर कर क्या रही हो। तो ये उसे बता देती है कि पहले तो तुम्हारी वजह से बॉस ने मुझे निकाल दिया था, तो उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं तो इंटरव्यू देने के लिए जाना ही था ना, फिर मैं ग्रैंडमा के पास पहुंच आई और उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। ये फिर उसे रख ही लेता है, साथ साथ फायर नहीं करता। और यहाँ पे ये भी सोच रहा था कि इसी दौरान मैं पता चला के रहूंगा कि आखिर ये लड़की है कौन, कहीं वही तो नहीं जिसके साथ मैंने वो 1 नाइट स्पेंड की थी। अब यहाँ पे ये आंटी तो थोड़ी सी क्यूरियस दिख रही थी कि आखिर इसे बॉस ने फायर क्यों नहीं किया, वो तो एकदम भड़कीले किस्म के आदमी है ना। वह साथ साथ ये भी कहती हैं कि हो सकता है ये अनलकी होगी, बाद में इससे वो पूछेंगे ही सही। अब असिस्टेंट ने आके इसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो भी निकली थी ना इन्हें दे दी थी, और साथ साथ ये भी बताता है कि मुझे नहीं पता कि उसके साथ 4 साल का बेटा भी होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन में तो कुछ ऐसा है ही नहीं, बल्कि वो तो एक आम सी ऑर्फन सी गर्ल है जो कि खुद कमा के खाती है। फिर बाद में हमें एक और लड़की वैन को भी दिखाया जाता है जो कि सन फैमिली से बिलोंग करती थी, और आते ही यहाँ पे इस पे हुक्म ज़्यादा झाड़ने लगती है। ये बेचारी भी जैसे ही पौधों को पानी देने के लिए आती है ना, तो गलती से पीछे से फिर इसकी आवाज़ सुन के ना इसके ऊपर ही सारा पानी गिरा देती है। अब जब ये साफ करने के लिए आगे बढ़ती है तो वो इसका हाथ पकड़ लेता है कि ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और भड़कता हुआ जाने ही लगा था तो ये भी फिर अपनी ड्रेस उतार के उसके ऊपर ही फेंक देती है कि अगर तुम्हें इतनी अकड़ है तो मुझे भी यहाँ पे कोई भी काम नहीं करना। मैं फिर साथ ही साथ वहाँ से चली भी गई थी कि इसका मतलब अब तो मैं पक्की फायर हूँ ना। अब घर आके आगे से वैन को देख के ये तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुम यहाँ पे कैसे आई हो, और जल्दी से अपनी ग्रैंडमा को कॉल करता है। वो उसे बताती हैं कि इसकी फैमिली 3 दिनों के लिए अब्रॉड गई है, तो इसलिए अब से ये तुम्हारे पास ही रहेगी। इस बेचारे को उनका हुक्म तो मानना ही पड़ गया था, लेकिन इसे यहाँ पे वैन का आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। मगर बाद में हमें दिखाया जाता है कि उस सब के बाद भी इसने यूनफेन को फिर यहाँ से निकाला ही नहीं था, और ये इस बात से तो फिर वैन काफ़ी ज़्यादा भड़क उठती है कि आखिर ये होती कौन है। इसे तो वो अपनी लव राइवल ही समझ रही थी, इसलिए बुली करने से इसे बाज भी नहीं आती। अब यहाँ पे इसे देखने के लिए आंटी आती हैं, वो तो फिर इसे वैन की बातों को इग्नोर करने को ही कहने लगी थी, और फिर इसकी और पेलिन की सारी स्टोरी ही बताने लगती है कि एक्चुअली में दोनों फैमिलीज चाहती हैं कि इन दोनों का रिश्ता हो जाए, पर नहीं, पेलिन तो इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसलिए फिर ये खामखा में यहाँ पे रहने के लिए आ गई है कि इसका कुछ बन सके। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये मैडम जैसे ही इसे फिर से बुली करने के लिए इसके पास आती है ना, तो यहाँ पे उसे ये भी कहने लगी थी कि तुम अभी तक यहाँ से गई क्यों नहीं हो, चली जाओ ना। तो वो उसे कहती है कि ठीक है, आप मुझे पैसे दे दो तो वो मैं लेके वहाँ से चली जाऊंगी। तो बस फिर क्या था, ये सारी बातें आंटी सुन लेती हैं, और वो तो इस पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगी थी कि तुम यहाँ पे इससे रिश्वत लेने की बात कर रही हो, और ये सारी बात फिर जियांग पेलिन को भी बता देती हैं। अब इसे तो लग रहा था कि अब की बार तो पक्का मैं यहाँ से फायर ही हूँ, बल्कि इसने तो अपना रिजाइन ही दे दिया था। यहाँ पे पेलिन तो फिर भी इसकी जान नहीं छोड़ने वाला था कि तुम अब से कहीं भी नहीं जा रही हो। हाँ, वो इसे थोड़ा बहुत नाराज तो होता है कि तुमने उससे रिश्वत लेने की कोशिश भी क्यों की थी। साथ ही साथ इसे ये भी कहता है कि कोई नहीं, तुम यहाँ पे आराम से रह के काम करो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। अब ये सारी बातें जब ये मैडम सुनती है ना, तो एकदम गुस्सा ही हो जाती है कि ये तो ऐसे बाज नहीं आने वाला। इसके बाद इसने तो फिर पेलिन की ड्रिंक में कुछ मेडिसिन वगैरह मिला दी थी, और इधर ही आंटी इसे पानी देती हैं कि जाके पेलिन के रूम में जाके दे आओ। अब ये इसे वो वाला ड्रिंक पीने को बोल रही थी, पर ये तो फिर अपने वाला ही पी के ना इसे ज़बरदस्ती वो वाला पिला देता है कि तुम मुझे देने आई थी ना, ये तुम आप खुद ही पियो। यहीं पे ही अब ये तो काफ़ी ज़्यादा टून हो के इसके गले में ही अपने बासु डाल के इसे काफ़ी ज़्यादा तंग करने लगती है। इतने में ऊपर से ये भी आ चुकी थी, तभी जाके फिर पेलिन की जान छूटती है। वो अब इस पे गुस्सा करने लगती है कि तुम खामखा में हमारे बीच का सीन ही खराब करने के लिए आ गई हो। इसके बाद इसने पता चला लिया था कि इसने तो उस ड्रिंक में कोई मेडिसिन ही मिलाई हुई थी। ये तो अब इसे अपने घर से ही निकाल देता है कि आइंदा के बाद तुम अपनी शक्ल भी मुझे मत दिखाना। इसने तो फिर कुछ दिनों के लिए इसे छुट्टी ही ले ली थी कि मैंने बहुत ही ज़रूरी काम से जाना है, वो भी दे देता है कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में हमें फिर इसे अपने बेटे के पास ही दिखाया जाता है। इसके बाद ये फिर अपने एक्सपेंसेस वगैरह को ही काउंट करने लगती है, तभी इसे इसके फ्रेंड की
कॉल आ जाती है कि तुमने मुझे खुद ही अपने लिए कोई जॉब तलाश करने के लिए कहा था ना, तो एक मिल गई है। बस कुछ देर के लिए तुम्हें एक क्लब में ही जाना है जहाँ पे शायद कुछ क्लाइंट्स को तुम्हें सर्व करना पड़ेगा। वैसे भी इस जॉब से बहुत ही ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, सो इस पर गौर ज़रूर करना। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये भी रेडी हो के क्लब पहुँच आई थी। अब जिन क्लाइंट्स को इसने सर्व करना था वो कोई और नहीं बल्कि जियांग पेलिन और उसका फ्रेंड ही था। उसका फ्रेंड तो इसे फर्स्ट टाइम ही देख रहा था ना, वो तो यहाँ पे इसे फिर जियांग पेलिन को सर्व करने को ही कहता है। ये भी कहने लगा था इसे हैंडल करना इजी नहीं है, ये किसी भी लड़की को कोई भाव नहीं देता है। ये अब जैसे उसे ड्रिंक पेश करती है ना, वो तो इसे देख के फिर वही लड़की समझ रहा था कि अरे मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था, चलो हम दोनों घर ही चलते हैं। ये उसे रोक देती है कि अरे बॉस आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो यून चिनी हूँ। ये सुन के तो वो एकदम सरप्राइज रह जाता है और साथ ही साथ उससे ये भी पूछने लगा था कि तुम तो अपनी बीमारी का बहाना करके मुझसे छुट्टी लेके गई थी, फिर यहाँ पे क्या कर रही हो? पैसे कमाने के लिए तुम ऐसी ऐसी हरकतें भी करती हो। इस बेचारी को उसने काफ़ी ज़्यादा बातें सुना दी थी। वो भी कहती है कि हाँ तो फिर क्या, मैं यहाँ पे बुरा काम थोड़ी ना कर रही हूँ, बस ड्रिंक सर्व करनी है और उसके बाद मुझे पैसे मिल जाएंगे। वैसे भी जितना मुझे पैसों का शॉर्टेज है ना, मैं कोई भी काम जो भी करूँ मेरी मर्जी, इसमें आपको कोई बिल आ रहा है क्या? वो तो अब जैसे इसे अपने साथ नाइट स्पेंड करने को बोलता है। ये सुन के इसके हाथ से तो गिलास छूट के नीचे ही गिर के टूट गया था। ये अब परेशान हो जाती है, ये तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है और अब तो मैनेजर मुझसे सारे पैसे ले लेगा। अब यहाँ पे फिर इसका फ्रेंड कहता है कि अरे तुम परेशान मत हो, वो सारे पैसे मैं ही दे दूंगा ना। अब फिर जियांग ने इन सभी को ही वहाँ से जाने को कह दिया था कि मैंने अकेले में ही इससे कुछ बात करनी है। ये लोग बाहर खड़े होकर यही वेट कर रहे होते हैं कि अभी के अभी जियांग ने इस लड़की को बाहर निकाल देना है। चलो हम भी ये सारा सीन देखते हैं। ये भी जियांग पेलिन से तंग आके वहां से उठ के जाने ही लगती है कि वो इसे पकड़ लेता है कि अरे ऐसे कैसे तुम यहाँ से जाओगी। ये उसे खुद को छोड़ने को ही बोल रही थी। जब वो नहीं छोड़ता तो ये उसके हाथ पे बाइट करके वहां से भागने की करती है। इसके जाते ही फिर इसका फ्रेंड आ गया तो वो तो खुद हैरान हो रहा होता है कि आज तक किसी लड़की ने भी तुम्हें रिजेक्ट तो किया नहीं है, बस एक यही वाहिद लड़की थी, इसमें कोई तो खास बात होनी ही है। नेक्स्ट सीन में हमें फिर इसे उनके घर में ही दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे इसे देख के एकदम सरप्राइज रह गया था। यही सोचने लगता है कि ओ अच्छा, तो तुम्हारी बॉस से इसी वजह से बन रही थी कि तुम यहाँ पे काम करती हो। उससे फ्लर्ट भी करने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी, प्लीज़ मना मत करना। ये सारी बातें जो कि जियांग सुन रहा था वो तो बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करता है। साथ ही साथ इसे घूर के भी देखने लगा था और इसे वहाँ से जाने को भी बोलने लगता है। उसके जाते ही ये तो यून से खुद के साथ एक एग्रीमेंट साइन करने को ही बोलने लगा था कि देखो ऑलरेडी ही मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। ये देख के वो तो एकदम सरप्राइज रह जाती है। ये तो बस उससे यही कह रहा था कि तुम बस मेरे साथ वन नाइट स्पेंड कर दो, देखो मना मत करना। पर वो कहाँ इसकी बात मानने वाली थी। अब ये उससे फिर एक डील करता है कि अगर तुम लियू नाना को मेरे बेड पे लेके आई ना, तो फिर मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगा और तुमसे ये पैसे भी वापस नहीं लूँगा। अगर तुमने ऐसा ना किया ना, तो उसके बाद तो फिर तुम्हें हर हाल में मेरे साथ वन नाइट स्पेंड करनी ही होगी। अब इतने सारे पैसों की बात हो रही थी तो ये कैसे मना करती, इसलिए उससे फिर ये वाली डील कर ही लेती है कि ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि लियू नाना बहुत जल्दी तुम्हारे बेड पे ही होगी। फिर बाद में इसे फिर असिस्टेंट की कॉल आती है। ये उससे मिलने के लिए जाता है। वो तो इससे जेड पेंडेंट की बात कर रहा था कि उस लड़की का पता चल गया कि जिसने जाके वो तो ब्लैक मार्केट में ही फिर सेल कर दिया था। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों ही उस लड़की से मिलने के लिए आ गए थे और ये जेड पेंडेंट दिखा के यही पूछने लगते हैं कि क्या ये तुम्हारा ही था। वो तो ये देख के एकदम सरप्राइज रह जाती है कि ओ नो, ये तो मुझे कहीं और से ही मिला था और मैंने तो इसे बहुत महंगे दामों ही बेचा था। अगर इन्होंने पुलिस को बता दिया तो मेरी शामत आ जानी है। इसलिए उन्हें यही कहती है कि नहीं, ये मेरा नहीं है, मुझे भी कहीं से मिला था और उसके बाद ही फिर मैंने सेल किया। ये सुन के अब ये तो फिर लटके हुए फेस के साथ वहाँ से चला जाता है कि इसका मतलब जिस लड़की की हमें तलाश है वो ये तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ से जाते हुए अचानक ही फेफे तो इसे डैडी डैडी कह के ही बुलाने लगता है। आसपास के लोग तो यही सोच रहे थे कि ये इसका बेटा है और देखो ये तो उसे उठा भी नहीं रहा और इसकी शक्ल इससे कितनी मिलती जुलती है। यहाँ पे ये तो उसे डैडी डैडी ही बुलाई जा रहा था। वो तो खुद थोड़ा सा परेशान हो जाता है। अब इन सब की बातें सुन के यहाँ पे असिस्टेंट को भी यही लगने लगा था कि वाकई में इसकी शक्ल इससे बहुत मैच करती है। आखिर ऐसा कोइंसिडेंट कैसे हो सकता है। अब यहाँ पे ये फिर फाइनली उसे उठा ही लेता है और उससे पूछने लगा था कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ पे हैं।
अब ये सारा सीन देख के ना असिस्टेंट बेचारा फिर से एकदम शॉक में चला जाता है कि आज तक अपने रिश्तेदारों के यहाँ तो किसी बच्चे से भी इसने प्यार से बात की ही नहीं, इसमें क्या खास बात है जो कि ही उससे इतने प्यार से बात कर रहा है। तभी फिर हमें युन को भी दिखाया जाता है जो कि फेफे को इसके साथ देख के एकदम बेचारी परेशानी हो जाती है कि ओ नो, ये डेविल बॉस के पास क्या कर रहा है। अगर मैं गई ना तो इसने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस की बौछार कर देनी है। नहीं नहीं, मुझे ऐसे नहीं जाना चाहिए। और फिर वो अपना थोड़ा सा गेटअप चेंज करके इसे लेने के लिए पहुंच आई होती है। जब वो इसे लेके जा रही होती है ना तो यहाँ पे असिस्टेंट के साथ साथ ये भी उसे रोक लेता है कि अरे तुम ऐसे कैसे बच्चे को लेके जा सकती हो, हमें नहीं लग रहा कि ये तुम्हारा बेटा है। वो फिर उसे कहते हैं कि अच्छा तो ऐसी बात है तो तुम लोग खुद ही फेफे से पूछ लो कि मैं इसकी मम्मा हूँ या नहीं। वो जब इससे पूछती है ना तो ये फिर हाँ में ही सर हिलाता है, क्या वाकई ये मेरी मम्मा ही है। और फिर ये उसे लेती वहाँ से चली जाती है। इसके बाद इसे खूब सारा डांटने भी लगी थी कि ऐसे ही स्ट्रेंजर्स के साथ नहीं जा सकते, पता नहीं वो कैसे हैं और कैसे नहीं। साथ ही साथ इसे शॉपिंग पे ले जाने की बात करती है। वह जब वो ड्रेस बाय करने के लिए आती है ना तो ये खेलते खेलते फिर से वहाँ से गायब हो गया था। ये बेचारी बहुत ही परेशान हो जाती है कि कहाँ चला गया। वह वो किसी और के पास नहीं बल्कि इसी से ही टकराता है। वह साथ ही साथ इसे पकड़ के कहने लगा था कि मेरी मम्मा गुम हो गई हैं, क्या आप मुझे अपने साथ लेके जाएंगे। तो यहाँ पे वो उसे उठा लेता है। अब क्या ही करता, जाहिर सी बात है इसकी मम्मा नहीं मिल रही थी तो वो इसे अकेले तो नहीं छोड़ सकता था ना। अब आखिर को फेफे था भी बहुत क्यूट ना। तभी असिस्टेंट को ऑफिस से कॉल आती है तो इन्हें मजबूरी में ऑफिस जाना ही था। वो फिर इसे भी अपने साथ लेके आता है। अब यहाँ पे सभी लोग यही बातें बनाने लगते हैं कि ओनो इसकी शादी तो हुई नहीं थी तो फिर ये बच्चा कहाँ से आ गया। वेल ये फिर उन्हें चुप कराता है और असिस्टेंट को इसे वहाँ से लेके जाने को ही बोलने लगा था। साथ ही साथ उनकी बोलतियाँ भी इसने बंदी करवा दी थी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये तो फेफे को लेके घर ही पहुँच आया था। उसकी मम्मा तो अभी तक मिली ही नहीं होती और फिर आंटी को जाके ना इसका ख्याल रखने को ही कह देता है। इसने तो यहाँ पे आंटी को घुमा घुमा के उनका सर ही चकरा दिया था और इसके साथ भी बहुत ही अच्छे से खेलता है। अब इसके सर में जब दर्द होने लगता है ना तो ये आंटी से कहता है कि अभी तक युन आई क्यों नहीं है, काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है, उसे तो आ जाना चाहिए था ना। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये तो जब घर आती है ना तो वहाँ पे फेफे को देख के एकदम सरप्राइज रह जाती है कि वो मैं कब से इसे ढूंढ रही थी और ये यहाँ पे था। ये तो फिर उनके सामने इसे आंटी कह के ही बुलाता है, ये नहीं कहता कि ये मेरी मम्मी है। खैर फिर इस तरह उन लोगों को पता भी नहीं चलता। अब फिर जियांग के कहने पे ये फिर उसे वहाँ से साइड पे ही लेके जाती है। अब इसे एक शरारत सोचती है कि इसने ना इसकी शर्ट के ऊपर ना एक जूस गिरा दिया था। अब ये उसे डांटता तो नहीं है। अब जब अपने कपड़े तलाश करने के लिए जाता है ना तो इसे कुछ भी नहीं मिलता। आखिर को हमारी शरारती से फेफे ने सब कुछ छुपा जो दिया था। ये परेशान हो के अब किचन में फिर युन की हेल्प मांगने जाता है कि मेरी ड्रेस ढूंढो। अब फिर यहीं पे ये तो एक बनाना का छिलका ही फेंक देता है जिससे फिसल के वो गिरने ही लगती है कि तभी फिर हमारा हीरो से पकड़ लेता है। वेल ये तो फिर फौरन से हार्ट बीट तेज होते ही ना साइड पे हो गई थी। खैर ये अभी यहाँ पे खड़ा ही था कि अचानक ही से ग्रैंडमा की कॉल आती है कि मैं घर पे आ रही हूँ। अब ये तो जल्दी से ना फेफे को रूम में ही जाने को बोलने लगा था। उसका टॉय तो यहीं पे ही गिर जाता है। दोनों को यहाँ पे खामोश रहने को कहता है कि देखो आंटी इस वक्त घर पे नहीं है, अगर मम्मी ने तुम दोनों को देख लिया ना पता नहीं वो क्या सोचेंगी और क्या नहीं। इन दोनों को ही खामोश कराने के बाद ये बाहर ही आ गया था। ग्रैंड माँ तो इससे इसकी शादी की बात कर रही थी कि वैन वैन को तो तुमने यहाँ से भगा दिया। वेल साथ ही साथ ये भी बता दो कि कब किससे शादी करोगे। और हाँ, हमारी फैमिली में कोई रूल्स वगैरह नहीं है, तुम जिससे भी कहोगे ना हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, इवन के वो मेड ही क्यों ना हो। कितनी अच्छी ग्रैंड है ना। वह अब इसके मुंह से आवाज़ निकलते ही ना फेफे फ़ौरन से आगे से हाथ रख देता है। मम्मी हैरान कि ये कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। अब जी फिर उन्हें कहता है कि अरे कुछ नहीं, यहाँ पे शायद कैटी फिर रही होगी। अब यहाँ से जाते हुए अचानक ही उनकी नज़र तो टॉय पे पड़ जाती है। वो हैरान कि अब इसकी भी एक्सप्लेनेशन दोगे क्या। वो उन्हें बताता है कि ओ मम्मी मैं खुद ही लेके आया था। ये भी कहती हैं कि वहाँ अभी तक इसकी बचकाना हरकतें नहीं गई एंड देन इसे गुड बाय कहती हुई वहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में फिर हमें असिस्टेंट को ही दिखाया जाता है जो कि इससे बता रहा था कि अभी तक फेफे की कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई है और ना ही पता चला है कि उसके मम्मी डैडी कौन है। इसका मतलब वो बच्चा या तो फिर कोई ऑर्फन है या फिर कोई और। वैसे भी इसकी मम्मी थी तो सही, वो अभी तक पता करने के लिए क्यों नहीं आई। ये भी एकदम हैरान तो था। वेल ये भी कहने लगता है कि उसकी शक्ल आपसे मैच करती है, क्यों ना हम उसका डीएनए टेस्ट करवा दें, हो सकता है कि वो आपका ही बेबी हो। ये भी फिर मान ही गया था। दोनों को ही घर में दिखाया जाता है। यहाँ पे असिस्टेंट इसे खेलने के बहाने से छुपा के ना
पीछे से इसके बिस्तर से कुछ हेयर्स वगैरह इकट्ठे कर लेता है कि ये तो फिर मैं इनका डीएनए टेस्ट करवाऊंगा। चुपके से वहाँ से निकल गया था। एंड देन फिर प्रेसिडेंट के भी हेयर्स इसने ले ही लिए थे। जब बाद में रिपोर्ट वगैरह आती है तो ये देख के ये एकदम हैरान और साथ में बॉस को आके बता देता है कि वाकई में वो आपका बेटा नहीं है, बल्कि आपका तो डीएनए टेस्ट मैच नहीं कर रहा। फिर बाद में दिखाया जाता है कि एक्चुअली में वो हेयर्स तो फिर फेफे के थे ही नहीं, बल्कि उसकी मम्मी हिजुन के ही थे। इसका मतलब कि इन्होंने गलत डीएनए टेस्ट करवाया था। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये तो क्यूट सा फेस बना के बैठा हुआ था, लेकिन यहाँ पे जून इसे काफ़ी ज़्यादा डांट रही होती है कि तुम आ तो गए हो, पर अब मैं तुम्हें यहाँ से कैसे लेके जा सकती हूँ। किसी को पता ही नहीं है कि मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, बल्कि सब यही जानते हैं ना कि तुम मुझे आंटी ही कहते हो। पहले से तो बहुत सारी डांट तो पड़ जाती है, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं ना तो यहाँ पे तो फिर हमारे बॉस साहब भी खड़े थे। ये हमें पता चल जाता है कि उसने कोई बात नहीं सुनी है। ये फिसल के गिरने ही लगती है कि वो इसे पकड़ लेता है। खैर साथ ही साथ उसने तो इसे भी गिरा ही दिया था। अब यहाँ से उठते हुए जैसे ही इसका हैंड एक स्विच से टच करता है ना तो इसी के साथ ही लाइटनिंग होती है, जिसके बाद हमें इन दोनों को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। फिर तो यहाँ पे इसे मम्मी मम्मी कह के ही बुला रहा था। इन दोनों की तो बॉडीज एक्सचेंज हो गई होती हैं। अब जियांग समझ रहा था कि ये मुझे मम्मी क्यों कह रहा है। अब जब वो खुद को फिर जुन की बॉडी में देखता है ना तो एकदम सरप्राइज रह जाता है। इधर इस बेचारी की हालत ख़राब के उन्होंने मैं जियांग की बॉडी में कैसे आ गई। अब इन दोनों को कोई ना कोई तो सोल्यूशन ढूंढना ही था ना, तब तक तो इन्हें ऐसे ही जीना था। अब तो साथ ही साथ ये तो उसकी बॉडी में ही इस पर काफ़ी ज़्यादा रोब झाड़ता है। फिर हमें यहीं पे फेफे को दिखाया जाता है, जो कि इसे ही मम्मी बुला रहा था और ये भी कह रहा होता है कि मुझे आप नहीं सुनाना है, वो भी स्टोरी सुना के। अब ये तो उसकी बॉडी में ही था ना, इसलिए जब उसे छोड़ने के लिए जाता है ना तो उसे सुलाने के साथ साथ ये भी पूछने लगता है कि आखिर तुम मुझे मम्मी क्यों बुला रहे हो, आखिर को मैं तुम्हारी आंटी हूँ ना। तो वो कहता है कि अरे मम्मी आपको क्या हो गया है, हमने तो बस यही डील की थी ना कि सबके सामने आपको आंटी बुलाना, और वैसे तो आप मेरी मम्मी हो ना। ये सुन के ये तो यहाँ पे एकदम सरप्राइज रह जाता है कि इसका मतलब वाकई में ये तो फिर जुन का ही बेटा है, और उसने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। अब बातों ही बातों में ये तो उससे अपने डैड का भी पूछने लगा था कि मम्मी क्या आपको वो मिले या नहीं, और साथ ही साथ जेड पेंडेंट की भी बात कर देता है। ये सुन के अब इसे सारी बात समझ आ जाती है कि ओह तो तभी इसकी शक्ल मुझसे मैच करती है और इसका मतलब यही मेरा बेटा है। और साथ ही साथ इसने फिर से इसका डीएनए टेस्ट करवाने का डिसाइड कर ही लिया था। नेक्स्ट जब ये फिर अपने असिस्टेंट की गाड़ी में आके बैठता है ना तो वो हैरान कि अरे जुन तुम यहाँ पे कैसे, अगर बॉस ने देख लिया ना तो फिर हम दोनों की ही शामत आएगी। तो यहाँ पे ये फिर उसे सारी बात का बता देता है कि उस इंसिडेंट के बाद से हमारी तो बॉडी स्विच्ड हो चुकी है, इसलिए गलत मत समझना। वो तो मानने को तैयार ही नहीं था। अब ये फिर उससे वो वाली बातें शेयर करता है ना जो कि सिर्फ इन दोनों के दरमियान में ही थी। अब उसे पता चल जाता है कि ओह अच्छा तो बॉस आप ही हैं। वो तो यहाँ पे इसे कुछ पार्टिकल्स वगैरह देखे ना अब की बार फिर से फेफे का और अपना डीएनए टेस्ट करवाने को ही बोलने लगा था कि अब की बार मुझे उम्मीद है कि रिपोर्ट्स बिल्कुल सही आएंगी। नेक्स्ट सीन में हमें फिर इसे क्लिनिक में ही दिखाया जाता है जहाँ पे कि रिपोर्ट्स आ चुकी थी। ये तो देख के एकदम सरप्राइज रह जाता है कि ओह इसका मतलब फिर बॉस का ही बेटा है। ग्रैंडमा फिर से जियांग से मिलने के लिए आई थी। अब उन्हें क्या पता कि उनके पास इस वक्त यून बैठी है ना कि जियांग। ये तो उनके लेक्चर से बचने के लिए अंदर ही चला गया था। तभी फिर असिस्टेंट मांग की एंट्री होती है। पहले तो अभी तक जियांग को इस ड्रेसिंग में देख के अपनी हंसी पे कंट्रोल ही नहीं कर पाता। उसके डांटने पे ही फिर इसकी बत्ती सी अंदर जाती है। महल जी उससे डीएनए टेस्ट के रिजल्ट से पूछने लगा था। वो फिर सब बता देता है कि फेफे वाकई में आपका बेटा है। अब बस जियांग को इंतजार था कि आखिर कब यून मुझसे इस बात का एतराफ़ करती है। ऊपर से फेफे आके इसे खुद की ड्रेस वगैरह चेंज करने को ही बोलने लगा था। ग्रैंडमा को तो शुक्र है कि असिस्टेंट एक बहाने से वहां से लेके चला गया था। अभी फिर जियांग फेफे को इधर ही लेके आता है। अब इसे तो कुछ करना आता नहीं था, तो अब मन में ये फिर बड़ी ही विश करता है कि काश मेरी सोल जल्द ही अपनी बॉडी में आ चली जाए, मुझसे तो ये काम बिल्कुल नहीं होते। ऑफिस में जुन का हाल बुरा, सारे एम्प्लॉयज ही फाइल्स वगैरह पे साइन करवाने के लिए यहाँ पे पहुंच आए थे। ये तो तंगी आ गई थी कि बस मुझे अब जियांग की ही बॉडी में नहीं रहना। ये तो शुक्र है कि ऊपर से जियांग इसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है। सबको ही इसने फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहीं पे ही रख के वहाँ से जाने को ही बोल दिया था। साथ में तो यहाँ पे इसे भी काफ़ी ज़्यादा छेड़ने लगता है कि अब बताओ ऑफिस में इतना सारा काम तुमसे हो नहीं पा रहा ना, वैसे तो इतनी बातें करती थी। ये उसे काम निपटाने का कह के खुद तो फिर वहाँ से चलती बनती है। अब जब तक जियांग वर्क कंप्लीट करके बाहर निकलता है ना तो सामने से इसे फिर नाना के साथ देख के एकदम सरप्राइज रह जाता है। साथ ही साथ फ्लर्ट करते देख के ना गुस्सा भी हो जाता है और इसका हैंड पकड़ के फिर वहाँ से जाने ही लगा था कि तुम मेरी बॉडी में घुस के उसका फिर आखिर नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश क्यों कर रही हो।
लियो नाना क्या सोचेगी आखिर मुझे लेके, पर उसने तो उस बात के लिए इससे अपोलोजाइज कर ही लिया था और साथ ही साथ उससे ये भी कहने लगती है कि आइंदा के बाद ऐसे नहीं करूंगी ना। ये किचन में काम कर रही थी कि किसी के आने की आवाज़ सुन के अपनी ड्रेस जियांग को ही दे देती है। वो कोई और नहीं बल्कि लियो नाना ही थी, जो कि आते ही यून पे रोब झाड़ने लगती है कि मेरे लिए ये बना दो और वो बना दो। उसे क्या पता कि वो तो इस वक्त जियांग से ही सब कुछ कह रही है। जियांग को तो इस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आई जा रहा था कि ये इधर आई ही क्यों। ये मैडम तो उसे अपने आगे बोलने भी नहीं दे रही थी। जियांग भी इसे फिर खूब सारा मजा चुकाने लगा था कि आखिर ये खुद को समझती क्या है। भागते हुए सीधा जाके युन के ऊपर ही गिरता है। बस इसी के साथ ही दोनों की सोल्स अब अपनी अपनी बॉडी में ही चली गई थी। ये तो इस बात से बहुत रिलीफ फील करती है। जियांग ने तो अब फिर लियू नाना को वहां से जाने का ही ऑर्डर दे दिया था कि आइंदा मैं तुम्हारी शक्ल भी ना देखूं। इधर इससे फिर अपनी कोई बात करने के लिए कुछ कहने ही लगी थी कि वो पकड़ लेता है कि और जाके बात करो नाना से। पता नहीं उसने क्या समझ लिया। ये भी कहती है कि खुद ही तो कहा था कि उसे मेरे बेड तक लाना, अब फिर भड़क क्यों रहे हो। वो तो जवाब देने की बजाय इसके हैंड पे लगी चोट देख के ना उस पर मेडिसिन ही लगाने लगता है। उसका ये गेस्ट है, इस वक्त इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। खैर ऊपर से फेफे दोनों को ही मम्मी बाबा कहता हुआ यहाँ पे आ गया था। अब उसे देख के ना ये तो खैर उठ के फिर साफ सफाई करने के लिए चली जाती है। अब फिर जियांग इसे यही कहने लगा था कि अगर मैं इस मेड आंटी को तुम्हारी फिर मम्मी बना दूं तो कैसा रहेगा। अब इसके मुंह से निकल जाता है कि वो तो ऑलरेडी ही मेरी मम्मी है ना। तो ये सुन के युन की शक्ल देखने वाली अब तो फिर उसकी इसके हाथों शामत ही आ जाती है कि अब तो बच्चे ने भी मान लिया है कि तुम इसकी मॉम हो, तो ये बात पहले मुझे क्यों नहीं बताई तुमने। इस बात के लिए वो फिर उसे सॉरी बोलती है। वो तो अब फिर यहाँ पे जानबूझ के ही ना फेफे के डैड के बारे में ही उससे पूछने लगा था। अब युन को तो खुद पता नहीं होता तो वो क्या ही बताती। बाद में ये फिर अपनी मम्मी को अपनी ट्यूशन फीस वगैरह सबमिट करवाने का ही बता रहा था। वो परेशान हो जाती है कि अब इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊं। तभी फिर जियांग उसे कॉल करके बैग टॉवल अपने ही रूम में लाने को बोलता है। ये तो फिर पहुंच आई थी। इसे तो अब फिर थोड़ी देर बाद में ही पता चलता है कि ये तो जानबूझ के ही इसे तंग करने के लिए ही उसने ये मंगवाया था और कोई बात नहीं। फिर से इसे अपने आड़ों हाथों लेता है कि अभी तक तुम नाना को यहाँ नहीं ला सकते हो ना, अब एग्रीमेंट तो पूरा करना पड़ेगा। ऐसे भी मैंने फेफे और तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं, तुमने उसकी फीस वगैरह जमा करवानी है ना और पैसे भी तुम्हें चाहिए, तो मैं जो भी कह रहा हूँ ना तो वही काम करना पड़ेगा। वो भी फिर उससे कह देती है कि हाँ ठीक है मैं पूरा कर दूंगी। साथ ही साथ उसने इसे साइड पे भी कर ही दिया था। एंड देन उससे प्रॉमिस भी कर लेती है कि डोंट वरी मैं बहुत जल्दी आपका काम सारा ही कंप्लीट कर दूंगी। अगले दिन फिर खुद ही जाके वो पेफे की फीस वगैरह सबमिट करवाता है ऑफिस में। आज ये फिर खुशी खुशी उसके लिए बकायदा लंच भी बना के लाई थी। साथ में तो इसने असिस्टेंट मांग को भी अपने पास ही खाने की ऑफर कर दी थी, जो कि एक्सेप्ट कर लेता है एंड देन यहीं पे बैठ गया था। ये देख के अब जियांग तो बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करता है। वो अब इसे जैसे घूर के देखते हैं ना तब तो ये एक्सक्यूज़ करता है वहाँ से चला ही गया था। अब तो फिर उसे पकड़ लेता है। ये उसे बताना चाहता था कि मैं ही फेफे का डैड हूँ, पर ऊपर से इसके फ्रेंड ने आके सब कुछ ही ख़राब कर दिया था। एंड देन फिर अपोलोजाइज ही करने लगा था कि मुझे शायद इस टाइम पे आना ही नहीं चाहिए था। ये तो ब्लश करती बाहर निकल आती है और खुद को ही फिर कोसने भी लगती है कि अरे मुझे इस डेवल से बॉस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। ये साहब तो रात को एक होने वाली पार्टी के बारे में ही जियांग को बताने के लिए आया था। घर आके जियांग युन को ही रेडी होने को कहता है कि मैं डुआन की इंगेजमेंट सेरेमनी में जा रहा हूँ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन के ही मेरे साथ आओगी। नेक्स्ट फिर हमें दोनों को ही पार्टी में दिखाया जाता है। इसे जुन का ख्याल रखते देख के सभी को यही लग रहा था कि जैसे कि ये उसकी गर्लफ्रेंड ही है। वेल वो तो यहाँ पे इसकी गर्लफ्रेंड का रोल ही प्रिटेंड कर रही थी ना। खैर नाना ये देख के ना बहुत ही ज़्यादा चिढ़ती है। उसे तो यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो फिर इसे पॉइंट आउट करने पहुँच आती है कि तुम तो एक नौकरानी हो ना, तो यहाँ पे क्या कर रही हो। और साथ ही साथ सबके सामने ही उसे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी करने लग जाती है। खैर अब उसका साथ देने वाला जियांग था ना, वो तो फिर इसकी बोलती ही बंद करवा देता है। ये अब लटके हुए फेस के साथ वहाँ से चलती बनती है। फेफे भी मम्मी के साथ ही आया था और इसे खाना खाते देख के आंटी गुस्सा के ये बच्चा किसका है, सारा खाना हमारा खराब कर रहा है। सिक्योरिटी गार्ड से कह के इसे वहाँ से भेजने का ही ऑर्डर कर देती है। इस सब के बाद हंसती मुस्कुराती हुई फंक्शन अपने ही अटेंड करने के लिए आ गई थी। सभी लोग इसे डुआन की फियांसे ही कह के इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। डुआन की तो अभी भी नज़र जुन पे ही थी, पर ये उसे कोई खास भाव ही नहीं देती। इस बात से उसका तो दिल दुख जाता है। इसे गार्ड बाहर लेके जा ही रहा था कि आगे से फिर जियांग आ जाता है।
अब यहाँ पे ये तो गार्ड की शिकायत डैडी से करने लगा था। वो हैरान कि अच्छा तो ये इसका सन था। ओह नो, अब तो फिर मेरी शामत पक्की आने वाली है, इसलिए जल्दी से उनसे यहाँ पे अपोलोजाइज करने लगता है। और उसके बाद तो उसकी दौड़े ही थी कि वरना इन्होंने मुझे फायर ही करवा देना। या फिर असिस्टेंट को कॉल करके फेफे को यहाँ से लेके जाने को भी बोलने लगा था। फिर जिनको कॉल करता है कि तुम किधर हो, वो बताती है कि तुम्हारा ही काम कर रही थी, तुम्हारे लिए मैंने नाना को कन्विंस कर लिया है, बस फिर मेरे बताए एड्रेस पे ही ना एक होटल में पहुंच जाना। नाना को इसने फ्लावर बुके पकड़ा के बता दिया था कि ये जियांग ने तुम्हारे लिए ही सेंड किया है। नेक्स्ट ये तो फिर बड़ा रेडी हो के ना होटल पहुंच आई थी। आगे से ऑलरेडी जियांग मौजूद होता है। ये खुश कि वो मेरे ही यहाँ पे वेट कर रहा था। उसकी तो खैर यहाँ पे खुशी की कोई इंतहा ही नहीं होती, पर वो तो इसे बता देता है कि मैं तो यहाँ पे यून के साथ आया हूँ, तो क्या तुम उसे मेरे पास देखने के लिए आई थी। अब ये तो फिर भड़कती वहां से जाने की करती है कि इसका मतलब उसने मेरे साथ प्रैंक किया था। यून को तो मिलने के लिए डुआन ने बुलाया था, वो साहब इससे पैचअप करना चाहते थे, पर ना ये कहाँ अब उसकी मानने वाली थी। वो तो इसकी खातिर आंटी को भी छोड़ने को तैयार था। इन्हें यहाँ पे जियांग देख के एकदम शौक के रह जाते हैं कि यून आखिर इसके साथ क्या कर रही है। ये तो खैर इसे कम्प्लीटली रिजेक्ट कर देती है कि आइंदा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना और ना ही मुझसे कोई कांटेक्ट रखना। इसके बाद जैसे ही वो घर पहुंचती है तो ये फिर उससे पूछने ही लगा था कि ये तुम्हारा डुआन से क्या रिश्ता है। तो बता देती है कि वो तो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था। पर तुम मुझसे ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो, अगर मेरा उससे कोई रिलेशनशिप है भी तो क्या, वैसे तुम्हें तो नाना के पास होना चाहिए था ना, तो फिर इस वक्त घर में कैसे मौजूद हो, तुम्हारा तो काम मैंने कर दिया था ना, अब उन पैसों के बारे में मुझसे कोई भी बात ना करना। ये फिर उसे बता देता है कि एक्चुअली में मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तो फिर मैंने उसके पास क्या करना था। और इसे यहाँ पे ये बात ही बता देता है कि फेफे मेरा और तुम्हारा ही बेटा है। उस दिन ना तुम मेरी शक्ल देख सकी थी ना कि मैं तुम्हारी। अब तक मैं तुम्हें ढूंढ नहीं रहा था, फिर फाइनली तुम मुझे मिल ही गई। ये सुन के वो तो एकदम सरप्राइज रह जाती है कि क्या सच में। तो ये भी कह देता है कि हाँ बिल्कुल, यहाँ पे उसे किस करके यही कहने लगा था कि अब बताओ वही फर्स्ट टाइम वाली फीलिंग आ रही है या नहीं। वो तो फिर इसे यहाँ पे हक कर लेती है, आखिर वो इसे कैसे ना पहचानती। एंड देन इसी के साथ ही फिर इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो गाइज, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया।